वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2012 के क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें हम प्राइमरी स्टेज पर हिंदी के पोर्शन को कवर करेंगे। तो हिंदी का पोर्शन इस तरह से आया था 2012 में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक से अधिक भाषाओं का जब प्रयोग किया जाता है तो वो किस चीज़ में हेल्पफुल रहता है। कक्षीय जटिलता को बढ़ाता है, या फिर शिक्षकों के लिए गहन समस्या उत्पन्न करता है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है थर्ड, कि एक से अधिक जब भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो वो संज्ञानात्मक विकास के लिए सहायक होता है बच्चों के। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको अगर हमें लैंग्वेज सिखानी है तो किस तरह से सिखाएंगे। तो उनको अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मौखिक भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। बोल के वो जो है भाषा को सीख सकते हैं, क्योंकि वो दृष्टिबाधित बच्चे रहते हैं तो आईसाइट उनकी नहीं रहती है, इसलिए उन्हें जितना सुनाई देगा उतना वो सीखते चले जाएंगे गतिविधियों के द्वारा। अपने डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं उसमें कौन कौन सी रचनाओं को शामिल करना चाहिए। यहाँ पे जो रचनाएं शामिल होती हैं वो ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो बच्चे के परिवेश से, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसी इन्वायरमेंट से जुड़ी होनी चाहिए, और जिसमें भाषा की अलग अलग जो है छटाएं हों, मतलब अलग अलग तरह की भाषा उसमें शामिल होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। बच्चों में जब भाषिक आकलन किया जाता है भाषिक क्षमता का, तो उसमें सबसे उपयोगी हो जाता है कि उन्हें हम संज्ञा शब्दों का बोध कराएं। तो इसके लिए जैसे बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी जो है लिखानी चाहिए। इससे बच्चों में भाषिक क्षमता का आकलन किया जा सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो जब बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना होता है तो उसके लिए सबसे कम इफ़ेक्टिव कौन सा तरीका माना जाता है। फर्स्ट है यहाँ पे कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, मतलब व्याकरण पे आधारित जो संरचना का अभ्यास है वो बच्चों के लिए कम इफ़ेक्टिव रहता है। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जबकि अपने अनुभवों का वर्णन करना मौखिक अभिव्यक्ति के का विकास करता है। बातचीत करना भी मौखिक अभिव्यक्ति का जो है विकास करता है, क्योंकि जब एक दूसरे से बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है। संवाद, अदायगी होना, तो ये सारे जो है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करते हैं बच्चों में। जबकि अपने अब अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना, तो ये जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी चीज़ें मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करती हैं, उसको उसको जो है विकसित करती हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम जो प्रभावी तरीका होता है वो व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास है। जो संरचना व्याकरण पर आधारित होगी उसी का अगर जो है अभ्यास करते रहेंगे बार बार, तो हम लिमिटेड क्षेत्र में आ जाएंगे, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उतनी डेवलप नहीं हो पाएंगी। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं, वाद विवाद करते हैं, अपने अनुभव को वर्णित करते हैं, तो इनसे हमारी अभिव्यक्ति ज़्यादा अच्छे से विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं माना जाता है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की विकसित योग्यता का विकास करना।
सेकंड आ जाता है यहाँ पे कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तो हिंदी के जो व्याकरण के नियम हैं, अगर उनको अच्छे से बच्चों को याद दिला दिया जाता है, कंठस्थ करा दिया जाता है, तो इससे जो है द्वितीय भाषा शिक्षण में सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है ये लिमिटेड नियम्स हो जाते हैं, मतलब बच्चे इसमें से व्याकरण के नियमों को ही याद रखते हैं। तो ये यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसलिए ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों के बारे में हिंदी के जब विभिन्न प्रयुक्तियाँ बताई जाती हैं, तो इससे बच्चों में विकास होता है, उनमें समझने की योग्यता आती है। दैनिक जीवन में हिंदी हिंदी से समझने और बोलने की क्षमता का विकास होता है। तो हिंदी दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, जिससे हम समझने और बोलने की क्षमता का विकास करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बोलने की क्षमता में अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास होता है। तो जैसे जैसे हम बोलना सीखते हैं, वैसे वैसे हमारी लिखने की भी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये उद्देश्य होते हैं द्वितीय भाषा भाषा शिक्षण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वातावरण। बच्चा जिस वातावरण में रहता है, वो बचपन से उसी जो है भाषा को बोलने लगता है, तो उसका जो है वो अर्जन करने लगता है। उसे किसी भी तरह के लर्निंग की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है। मतलब बच्चे भाषा को यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं। इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। समृद्ध भाषिक वातावरण की आवश्यकता होती है बच्चों को भाषा सीखने के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो हिंदी भाषा का जब मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आपकी सीखने की क्षमता कितनी है। तो सीखने की क्षमता के आकलन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि काव्य सौंदर्य को, निबंध लिखने की क्षमता को या व्याकरणिक नियम को। सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो सीखने की क्षमता के आकलन को। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक बहुभाषिक कक्षा है, उसमें आप सबसे कम महत्व किस चीज़ को देंगे? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य को। तो बाल साहित्य जो है बच्चों के विकास के लिए सहायक होते हैं, इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, तो सामग्री भी बच्चों को सीखने के लिए हेल्प करती है, इसलिए सामग्री को भी आप महत्व देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि कक्षा में बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो कक्षा में जो बहुभाषिक बच्चे होंगे और बहुसांस्कृतिक बच्चे होंगे, वो एक दूसरे के लिए इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, तो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं और हर एक भाषा के बारे में या हर एक संस्कृति के बारे में वो नॉलेज इकट्ठे करते हैं इससे। तो उन्हें हर एक जो है भाषा या संस्कृति की जानकारी होती है इससे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की पाठ्यपुस्तक का जब निर्माण किया जाता है, तो उसमें सबसे कम ध्यान में क्या रखा जाता है? अभ्यासों की अभ्यासों में वैविध्य या फिर पाठों की संख्या। तो पाठ की जो संख्या होती है उसको लीस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इसको कम महत्व दिया जाता है। जबकि विषय वस्तु की वैविध्य और भाषा की विभिन्न छटाएं, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब बहुभाषिकता के बारे में पूछा गया है। तो बहुभाषिकता जो है एक तरह से भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इससे कई सारी भाषाओं का ज्ञान होता है बच्चों में, क्योंकि क्लासरूम में अलग अलग बच्चा होता है, वो अलग अलग रीजनल क्षेत्र से आया होता है, तो उसका क्षेत्र अलग होगा तो उसकी भाषा अलग होती है। तो जब वो बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कई सारी भाषाओं को सीखते हैं।
इसलिए बहुभाषिकता जो है वो भाषा को सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा क्या होती है? तो भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा एक तरह से नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा हमेशा जो है एक नियमबद्ध रहती है, मतलब इसमें कुछ रूल्स हैं भाषा में। और उसके बाद धातव्य होती है भाषा, कि प्रत्येक भाषा, चाहे वह हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, तमिल हो, हर एक भाषा को अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीकी होती है। तो चाहे जो भी भाषा हो, उसकी अपनी ही एक आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीक होती है। तो उसके कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। उसे समझकर ही भाषा को शुद्ध जो है रूप से बोला जा सकता है। शुद्ध रूप में बोलने के लिए हमें उन व्याकरणिक तकनीकियों का या नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि बच्चों में विद्यालय आने से पहले का भाव पूछा जा रहा है यहाँ। तो बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ में आते हैं। तो उनको अपने भाषा पर पूरी पकड़ रहती है उन पे, और उनके नियम की भी वो व्यवस्था जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चे जो आते हैं विद्यालय में, वो अपने माता पिता से बोलचाल की भाषा, हाव भाव, कार्य व्यवहार इत्यादि चीज़ों को जो है सीख कर आते हैं। तो इस तरह से उनके माता पिता उन्हें सामाजिक सदाचार की नैतिकता के नियम को सिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन यहाँ पे आ जाता है कि भाषा अर्जन जो है वो विभिन्न संकल्पनाओं पर बेस्ड होता है, और ये हमारी मातृभाषा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे क्लियर है कि ये बिल्कुल सही है। देन थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि भाषा अर्जन जो है वो सहज होता है और स्वाभाविक होता है, इसके लिए किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि भाषा अधिगम जो है वो प्रभावपूर्ण रहता है। तो ये करेक्ट हो जाता है यहाँ पे सी ऑप्शन भी, क्योंकि बी ऑप्शन हमें आधा अधूरा दिया गया है, इसमें भाषा अर्जन की कोई भी बात नहीं की गई है। इसलिए बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, कि ये जो है भाषा अर्जन और अधिगम से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन है और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक भी है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में पढ़ती है मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है उसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताने हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं मदिरा के, कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई, ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? तो ये जो सेंटेंसेस हैं मंदिरा के, वो दिखा रहे हैं कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो उसे अच्छे से ज्ञान है कि किस लिंग और किस वचन और किस क्रिया के लिए कौन सा सर्वनाम लगाना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि मंदिरा को सर्वनाम का ज्ञान है। नेक्स्ट देखेंगे, ये यहाँ पे जो है पद्यांश दिया गया है। एक कविता की पंक्तियाँ हैं, ये यहाँ पे दी गई हैं, जिसके लिए 106 से लेकर 111 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। तो जिस तरह से कविता की पंक्तियाँ दी होंगी उसी तरह से आप आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? तो हरे भरे जीवन का अर्थ क्या यहाँ पे बताया गया है? हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ में आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग में तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार।
हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो इसमें आप देख रहे हैं कि खुशियों से परिपूर्ण, खुशियों से भरा हुआ जीवन बताया गया है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है हरा भरा जीवन का, कि खुशियों से परिपूर्ण संसार हो। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आ रही हैं। तो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पर्वत पर्वत पेड़ हवा, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बाहर लेकर आ रही हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि समस्त प्राकृतिक उपादान जो हैं वो यहाँ पे खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है प्राकृतिक सुंदरता को और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियों को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कवि यह संदेशा देना चाहता है। तो कवि क्या संदेशा दे रहा है यहाँ पे, इसके लिए नेक्स्ट पंक्तियाँ हमें पढ़नी पड़ेंगी। आगे की पंक्तियाँ हैं यहाँ पे कि वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरी हरियाली, मन में जगे उमंग यही है, सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो, है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो कवि ने यहाँ पे संदेशा दिया है कि पर्यावरण संरक्षण ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तो पर्यावरण संरक्षण में ही हमारा जीवन संभव हो सकता है, ऐसा कवि ने संदेश दिया है यहाँ पे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जग में तुम और तुमसे है प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहा है कि व्यक्ति और संसार जो हैं वो दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। संसार व्यक्ति से है और व्यक्ति भी संसार में ही है, संसार से ही है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को परिपूर्ण करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुपम से क्या अभिप्राय है इसमें। तो अनुपम से अभिप्राय बताया गया है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें गद्यांश दिया गया है और इसमें 112 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो यहाँ पे पैरा है कि समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता, एक अध्ययन किया गया जिसमें भारत ने जो है 3 तरह के बच्चों के बीच में तुलना की है। एक तरफ वे बच्चे हैं जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, और ऐसे बच्चे दुकान संभालते हैं, स्कूल भी जाते हैं। तीसरा जो समूह है वो ऐसा है जो बच्चे स्कूल जाते हैं पर दुकान में मदद नहीं करते हैं। तो इस तरह से आगे का भी पैरा यहाँ पे दिया गया है कि उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछती है कि दोनों ही तरह के सवाल में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना पर मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया है, और बानस्बत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चे ने ऐसी गलतियां भी की हैं जिनका कारण नहीं समझ सकता है वो। इससे यह साबित हो जाता है कि दुकानदारी से पढ़े जुड़े हुए बच्चे जो है हिसाब लगाने में गलती नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो है उनका काम था, वो अक्सर इसी चीज़ को किया करते थे। इसलिए स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर रहे थे। तो जो बच्चे रोज़गार में थे वो जो है कैलकुलेशन में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं कर रहे थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को यहाँ पे। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा होता है। तो समस्याओं का हल जो निकालना है वो जुड़ा होता है गणित विषय से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया है। तो वे बच्चे जो दुकानदार हैं, दुकानदारी करते हैं, उन्होंने मौखिक गणना से ही क्वेश्चन का आंसर दे लिया था।
डी ऑप्शन करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। तो अनुच्छेद के आधार पर यहाँ पे कौन सी बात बताई गई है? अनुच्छेद के आधार पर बताया गया है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो जो चीज़ें बच्चा रोज़-रोज़ करता है वो जो है उसमें निपुण हो जाता है जल्दी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो जो दुकानदारी वाले बच्चे थे वो यहाँ पे कम गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दुकानदार बच्चे हिसाब करने में प्रायः कोई भी गलती नहीं कर रहे थे। इसका रीज़न ये था कि अगर वो गलतियाँ करेंगे तो इसका असर उनके काम पर आएगा, क्योंकि वो दुकानदारी करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो दक्षताएं हमारे दैनिक दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उसमें हमारा प्रदर्शन अक्सर, तो जो दक्षताएं मतलब जिन स्किल्स का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में नहीं करते हैं उसमें हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी या ख़राब दोनों ही तरह से हो सकती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवेश है वो ज्ञान को जो है वो बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी करता है। तो अनुच्छेद के अनुसार ही ये बताया गया है कि हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश होता है वो हमारे ज्ञान को बनाने में हमारी हेल्प करता है और उसे नैरो भी करता है, मतलब संकुचित रूप भी प्रदान करता है और उसे सीमित भी रखता है, लिमिटेड रखता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक प्रत्यय लगाने पर का उदाहरण क्या है इसमें? तो एक प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सांस्कृतिक। तो इसमें एक प्रत्यय जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि मनगढ़ंत का अर्थ है। मनगढ़ंत का अर्थ होता है कि इसमें मन ही मन में हम हिसाब लगा लेते हैं। तो इस चीज़ को जब जो है मनगढ़ंत कहते हैं, जब हम अपने मन में ही किसी चीज़ की कैलकुलेशन करके उसका आंसर कर देते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण इसमें से हो जाता है दुकान संभालना या हिसाब लगाना या फिर स्कूल जाना या अध्ययन किया गया। तो अध्ययन किया गया है, ये जो है एक तरह से संयुक्त क्रिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस तरह से हमने हिंदी के जो है क्वेश्चंस को इसमें कवर किया है। थैंक यू एवरीवन।